नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हालचाल सभी के? कैसे हैं सभी? हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो करते हैं एक धमाकेदार क्लास की शुरुआत। आ गए सभी? नमस्कार 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 सभी, नमस्कार। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हम बढ़िया मस्त मजे में। आज मैं चेंज लग रहा हूँ? मैं तो वैसे ही आ रही हूँ भैया। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हम आज चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पर, एक और रोमांचकारी चैप्टर के। आज हमारी मोस्ट प्रॉब्ली 99% आखिरी क्लास है ना। आज की क्लास में हमें क्वांटम सिद्धांत पर या आइंस्टीन द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या पर उदाहरण करने क्वेश्चन करना है। आज की क्लास भरते क्वेश्चन होंगे। अच्छा, अरे हाँ, ये अब ऐसे ही डालिए, मतलब बहुत पतला सा है ना, बहुत स्वेटर टाइप, बहुत पतला सा स्वेटर है, तो ऐसे ही डालिए। मैंने डाल के डाला हुआ था, तो उसी को फिर हमने उतारा नहीं। चलो हाँ भाई, करें क्लास की शुरुआत। आगे सभी, चलो भाई तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास में हमें क्या क्या है पढ़ना, आज की क्लास में क्या है हम पढ़ेंगे। देखो, तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन टाइप भी करना होगा। तो रिवीजन में हमने, अच्छा ये सारी बातें सबको क्लियर है? पिछली क्लास में जो मैंने समझाया था वो सभी को क्लियर है? हाँ भाई, क्या जो सब कुछ समझाता हूँ क्लियर है सभी को? चलो तो एक बार छोटे से में बताकर फिर क्वेश्चन करेंगे हम ना। हाँ, क्वेश्चन ही करेंगे आज क्लास में, क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो लास्ट बात है कुछ छोटी सी बता देता हूं फिर से कि हमने ये पढ़ा था कि किसी एक समय पर एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है और फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के द्वारा निम्न प्रकार से लिखी जाती है। क्या लिखी जाएगी? फोटोन की ऊर्जा होगी h या hf लिख सकते हैं। ये होगी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्लस कुछ ऊर्जा जाएगी उत्सर्जन से पहले, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ये से कार्यफलन बोलेंगे। अच्छा, प्लस ये है ऊर्जा उत्सर्जन से पहले टक्कर में वे भी ऊर्जा। ये ऊर्जा जो है वो हम एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी के अंदर ही लिख दिए है। मतलब देखो क्या हुआ है, यहाँ पर मिलेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसमें मैक्सिमम नहीं होगा, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी प्लस बाहर निकलने से पहले कुछ ऊर्जा। तो अगर मान के चलो मैंने इलेक्ट्रॉन को दी थी 2 जूल ऊर्जा, उसमें बाहर निकलने से पहले 1 जूल खा गया, 1 जूल की गतिज ऊर्जा से बाहर निकला वो, तो ये एक तरह का लेकिन हमारे वाले फॉर्मूले हम क्या लिखते हैं? हमारे वाले फॉर्मूले में ऐसा लिखते हैं कि भैया मैक्सिमम 2 जूल होगी, बाकी इससे कम भी हो सकती है। कल क्लास में चर्चा करी थी, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग हाँ पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? सुयस यस यस, देख यहाँ पर सुयस कैसी बात कर रहा है लड़का, देखो। हाँ, तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उसके अंदर ही ये सब कुछ आ गया था। अब हम इसके ऊपर पहले एक दो ग्राफ बना देते हैं और उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन करें उससे पहले ये वाली बातें क्या क्या लिखी जा सकती है, ग्राफ कैसे बन सकते हैं, वो सकते हैं फॉर्मूले लिखे। एक बार मैं अपनी तरफ समझा दूं, यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे फॉर्मूले। कार्यफलन क्या होता है कल मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा हुआ है कि दी गई ऊर्जा h या hf बराबर होगा अधिकतम गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन के। अच्छा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, देखो ये सब कुछ क्वेश्चन में काम आने वाला है, ये सब कुछ क्वेश्चन में काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर कार्यफलन, ये मतलब दी गई अधिकतम ऊर्जा माइनस कार्यफलन जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो अधिकतम दी गई गतिज या फोटोन की ऊर्जा जिसे हमने f के आवृत्ति को कार्यफलन जो है उस वह भी क्या ऊर्जा है, तो उसे हम लिख सकते हैं hf0। क्या लिखेंगे? उसे hf0 लिखेंगे। क्यों लिखा सर hf0? f0 मतलब दहली आवृत्ति कि न्यूनतम इतनी आवृत्ति होनी चाहिए फोटोन की, या न्यूनतम आवृत्ति है तो ऊर्जा होनी चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं? दूसरी बात यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बराबर होगी हम ऊर्जा को, तो ये भी ऊर्जा ध्यान रखना, ये भी ये फोटोन की ऊर्जा और न्यूनतम ऊर्जा से बाहर निकालने के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के जो है, ये दोनों है तो असल में ऊर्जा ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होगा hc बटा लैम्डा भी हम इसे लिख सकते हैं, hc बटा लैम्डा माइनस hc बटे में लैम्डा नॉट भी इसे लिखा जा सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आखिरी फॉर्मूला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक हाफ mv2, इसकी चाल हो जाएगी हाफ mv2, ये भी लिख सकते हो hf माइनस hf0, पहली बात। दूसरी बात आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कल ही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वही एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रोकना है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसे रोकना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? इसे रोकना चाहते हैं। तो रोकना चाहेंगे तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? विपरीत दिशा में विभव लगाना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? विपरीत दिशा में विभव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना, देखो मैं जब पढ़ाता हूँ बेटा, आप कृपया करके फालतू के सवाल पूछिए, मुझे डिस्टर्ब ना करें, वरना हो सकता है कि आपकी क्लास में आपकी हंसी उड़ जाए, फिर बोलना मत कि सर आप हमको ऐसा कैसे बोल रहे हो, सर ये बच्चे मेरे मजे ले रहे हैं, ठीक है। एक के साथ हो चुका, दूसरे की बारी मुझे लग रही है। तो सानिया बेटा जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो पहले। देखो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब हाफ mv2 गतिज ऊर्जा होगी, हो जाएगा फोटोन की ऊर्जा माइनस दहली आवृत्ति। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं? गतिज ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं? तो गतिज ऊर्जा जो होगी उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के रूप में लिख सकते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था, ये वीएस क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या है ये? वीएस क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब उसे रोकने के लिए कितना विभव चाहिए, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ओके सर, तो यहाँ पर हम चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर होगा hf माइनस hf0, ठीक है। तो यह भी हमारे पास फॉर्मूला रहने वाला है ना, और यही कहानी अब हम समझ सकते हैं और इसी के ऊपर हमें न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ ग्राफ बना लेते हैं। कुछ ग्राफ हमने पिछली क्लास में बना दिए थे, एक दो ग्राफ और बचते हैं। कल पिछली क्लास में ग्राफ बनाए थे, उन्हीं ग्राफ को मैं एक्चुअली और अच्छे रूप से आपको समझाना चाह रहा हूं। बाकी फिर अब हमें क्वेश्चंस की ओर बढ़ना होगा, सारे क्वेश्चंस करना होंगे। क्वेश्चंस के बीच में थ्योरेटिकल सवाल भी रहेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहां से आते हैं, ठीक है। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत एक ग्राफ, एक दो ग्राफ बनाकर। ओके सर, देखिए तो ग्राफ में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, मतलब एक मात्र एक में ये जो थोड़ा सा अलग होता है, जो मैं आपसे बनवाना चाहता हूं वो ये वाला ग्राफ है। थोड़ा सा समझते हैं, ये वाला कौन सा ग्राफ? यहां पर हमारे पास जो ग्राफ बन सकता है वो ग्राफ बनेगा कि हम आवृत्ति और स्टॉपिंग पोटेंशियल के मध्य ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो कैसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? ये होगा EVS बराबर होगा, अच्छा ये मैं लिखना चाहता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल y अक्ष पर और आवृत्ति x अक्ष पर। ये ग्राफ हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन उस समय जो हमने ग्राफ बनाया था तो उसके बारे में हमने ज्यादा बातें नहीं करी थी, ठीक है। तो वह ये सारी बातें मतलब उसमें आपको याद है ऐसा कुछ ग्राफ मैंने बताया था आपको, इसकी ढाल कितनी है, ये x अक्ष को कहां पे काट रहा है, y अक्ष को कहां पे काट रहा है, वो वाली बात इस समीकरण से समझ में आई। मतलब ये वाला ग्राफ तो हर्ट्ज और लिनार्ड ने बताया था, लेकिन समझाया किसने? आइंस्टीन ने। तो ये वाला ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, क्यों बनाया वो भी एक बार बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव बराबर होगा hf बटे में e माइनस hf0। f0 क्या है? दहली आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, और न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कार्यफल बोलेंगे उसे hf0 लिखा हमने। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं ये y अक्ष पर है तो ये y बराबर mx माइनस c,
तो एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, प्लस सी होता है वैसे, तो एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए जिसका ढाल पॉजिटिव होगा और इसमें जो नियत मान होगा वो ये रहा एच एफ नॉट बटे में सी। ठीक है, अच्छा तो सर ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा जिसकी जो ढाल होगी, एक ऐसा ग्राफ बनेगा जिसकी जो ढाल होगी वो ढाल कितनी होगी, तो सर ढाल जो होगी वह हम इस ग्राफ से बोल सकते हैं एम, या ढाल जो होगी इसकी वो होगी एच बटे में ई। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ढाल एच बटे में ई होगी और इसके बाद में यहां पर जो इसका इसमें यहां पर जो कांस्टेंट निकलेगा है ना, या जो नियत मान आएगा, जो कांस्टेंट मान आएगा वो आएगा एच एफ नॉट बटे में ई। ठीक है, ये बताओ हर एक प्रकार के धातु के लिए इस दुनिया में, हर प्रकार के धातु के लिए है ना, यहां पर एच का मान और ई का मान अलग अलग रहेगा, समान रहेगा। एच है क्या है, एच जो है सर वो हमारे पास, सर एच तो याद नहीं आ रहा, ओ याद आ गया, एच का मान क्या है, समान प्लांक नहीं था, कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात। ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, कांस्टेंट है, हां सर कांस्टेंट है। तो यहां पर अगर एच और ई कांस्टेंट है तो एफ नॉट है दहली आवृत्ति, तो हर एक धातु के लिए दहली आवृत्ति अलग अलग होती है या सेम होती है? हर एक धातु के लिए दहली आवृत्ति सेम होगी या अलग अलग होगी? बताइए भाई, हर एक धातु के लिए दहली आवृत्ति सेम होगी या अलग अलग होगी? जल्दी जल्दी बताएंगे। दहली आवृत्ति अलग अलग होगी, क्यों होगी सर अलग अलग? क्योंकि सर कार्यफलन अलग अलग है, दहली आवृत्ति अलग होगी। मतलब हर एक, मैं इस दुनिया में कोई भी ग्राफ बना दूं, किसी भी धातु के बना दूं, किसी भी विभव के बना दूं, ढाल नियत होगा और जिसके लिए दहली आवृत्ति ज्यादा होगी उसके लिए सी कांस्टेंट या सी कहां पर ग्राफ काट रहा है वो उतनी दूर काटेगा। मतलब अगर मैं यहां पर दो ग्राफ बनाऊं, दो ग्राफ बनाए तो हर एक ग्राफ जो होगा, ये अगला ग्राफ जो बनेगा वो इसके समांतर ही बनेगा। सबसे पहली बात तो समांतर ही बनेगा, बस ये जो काटेगा वो अलग जगह पर काटेगा, वो यहां पर काटेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मतलब ढाल इनका सेम ही रहेगा। ढाल सदैव नियत होता है, सदैव नियत होता है, चाहे जो हो जाए ढाल जो होगा सदैव नियत होगा, लेकिन जो कांस्टेंट होगा वो एच एफ नॉट बटे में ई हो जाएगा, तो एच एफ नॉट बटे में ई हो जाएगा। क्लियर मामला? तो ये छोटी छोटी मगर बड़ों की बातें सभी को समझ में आती है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा गया वो आपको बता देता हूं, इसके ऊपर सवाल कैसा आया है वो आपको बता देता हूं। ठीक है, हाँ होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि ये ग्राफ में आपको पढ़ा दिया था पहले भी। चलिए, तो क्वेश्चन कैसा आया इस पे, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे। चल हाँ, एक और बच्चा आ गया, कल वाला तो आया नहीं है, कल मोइन खान नामक बच्चा था ना। एक बार बीच वाले कमेंट में इनको पॉज करना, इसका भी हम मामला खत्म कर देते हैं आज ही। मैं नहीं चाहता कि हाँ बस फैज, हाँ फैज मोहम्मद फैज, एक सेकंड बस, मैं नहीं चाहता कि नए साल में मैं कुछ पुरानी यादें लेकर जाऊं, है ना। मोहम्मद फैज यही था ना, मतलब बहुत दिन से ढूंढ रहे थे हम, कोई बात नहीं, आज असली नाम भी पता चल गया। हाँ भाई चलो, क्या आया इसका आंसर? रेफरेंस स्टार्ट नहीं हुआ। यह बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में के लिए दो अलग अलग प्रकाश विद्युत सतह ए और बी के लिए निरोधी विभव तथा आपतित विकिरण आवृत्ति, मतलब जो आपतित आवृत्ति एफ बोल सकते हैं, वी बोल सकते हैं ना, और वी के बीच में ग्राफ बनाए। फिर बताना है कि ए का कार्यफलन होगा बी से ज्यादा, बी से कम बराबर क्या होगा। एकदम आसान सा सवाल। तो हमें क्या पता चला कि सर यह पता चला कि ढाल तो दोनों की सेम होगी सर, लेकिन यहां पर कार्यफलन जो पहले आएगा, सर ग्राफ में ये भी बात हमें समझ में आ गई, पीछे वाले ग्राफ में क्या कि सर जो पहले आएगा ये जो पहले आया ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो सर ए के लिए दहली आवृत्ति कम है, बी के लिए दहली आवृत्ति ज्यादा है, दहली आवृत्ति जिसके ज्यादा उसका कार्यफलन भी ज्यादा होगा, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी, तो ए का कार्यफलन कम होगा बी के कार्यफलन से कम होगा। क्लियर मामला? चलो अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट विचारणीय विषय कर पीडीएफ शेयर करी है, तो कृपया करके उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर डाली गई है पीडीएफ डाली विचारणीय विषय, वो जो पीडीएफ है उस पीडीएफ के अंदर एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी के पैक एक्सरसाइज में विचारणीय विषय कर दिए हुए सबके, तो विचारणीय विषय जो है वो आपको सभी जितने चैप्टर सोच के वो सारे चैप्टर्स आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दूसरी बात, मैं आपको जल्द ही आने वाले 2 दिन में जो इंपॉर्टेंट विनीय सूत्र है उसकी भी पीडीएफ शेयर करूंगा। चल हाँ भाई, अगला सवाल। चलिए अब हम कुछ सवाल ही कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए ये क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं, ये वाला क्वेश्शन नंबर 2 बोल देते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 3 बोल देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, फिर 2 भी करेंगे, मतलब ये बेसिक सवाल है, कुछ हमें सवाल बनने चाहिए। हाँ भाई, तो यहां पर हमें बोला गया है कि एक प्रकाश हमारे पास संवेदी पदार्थ का कार्यफल, मतलब कि एक ऐसा पदार्थ जिसमें जब लाइट गिरेगी वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अच्छा, तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो पदार्थ से फोटो उत्सर्जन करा सके, मतलब क्या है, एक्चुअल में उसने हमें ऊर्जा दी है और तरंग दैर्ध्य पूछा, बस ऊर्जा दी है, तरंग दैर्ध्य पूछा। तो ऊर्जा क्या है, एक्चुअल कार्यफल दिया है, कितना दिया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमें पता सर ऊर्जा होगा hc बटा लैम्डा, या हम चाहे तो 12400, जैसे नैनोमीटर 1240 लिखेंगे, लैम्डा नैनोमीटर में बराबर होगा 4 के। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा? इसको सॉल्व करने पर लैम्डा क्या हो जाएगा सर? 310 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सी बात लिखी हुई है क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्यों लिखा हुआ है? क्यों लिखा हुआ अधिकतम तरंग दैर्ध्य? क्या ये राशि बात सभी को पता है? अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर मैंने इससे ज्यादा, ध्यान से सुनना, इससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य का फोटोन ले लिया तो उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी, मतलब कि उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता, है ना। मतलब देखो यहाँ पर अगर आवृत्ति पूछता क्वेश्चन में तो बोलता है न्यूनतम आवृत्ति, आवृत्ति पूछता क्या होता है? न्यूनतम आवृत्ति। क्योंकि न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी? न्यूनतम आवृत्ति मतलब मिनिमम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन लैम्डा बढ़ गया तो ऊर्जा कम, ये उल्टा होता है, ध्यान रखना। मतलब अगर मान के चल कि हमारे पास इसका सवाल था, गलत कर दिया क्वेश्चन, है ना, तुमने नहीं गलत किया, नीट वाला 90 वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, टाइप ही गलत, क्वेश्चन का लॉजिक गलत कर दिया। क्या कि अगर मान के चलो मैंने बोला कि कहीं पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, ध्यान सुनना, हाँ या ना में जवाब दे देना अगर आपको समझ में आता है। तो अगर हमारे पास लैम्डा तरंग दैर्ध्य का फोटोन था जो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है? लैम्डा बटा 2 तरंग दैर्ध्य या 2 लैम्डा वाला, 1 या 2, क्या बोल रहा हूं? ध्यान समझो, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास लैम्डा वाला फोटोन, मैं छोटे क्वेश्चन बना रहा हूं समझ में आ जाए इसलिए, क्या कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पा रहा था, तो इन दोनों से किसके चांस है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, वही बता सकते हैं बात जो मैंने वही समझ में आ गई। कौन बाहर निकाल सकता है, फर्स्ट या सेकंड? हाँ सर, आप आगे दिमाग से लैम्डा बढ़ाएंगे, ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब लैम्डा बटा 2 वाले के चांसेस वो निकाल सकता है, क्यों? क्योंकि लैम्डा अगर मैं कम कर दूंगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अगर कम ऊर्जा वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पा रहा तो ज्यादा ऊर्जा वाला फोटोन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो क्या करेंगे सर, हम लैम्डा को कम कर देंगे,
आई बात समझ में सभी को चमकता है? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, नीट 2020 का सवाल। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जवाब बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जवाब बताएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि दहली आवृत्ति की 1.5 गुना आवृत्ति का प्रकाश शुभ रही पदार्थ पर आपतन करता है। अच्छा, यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दुगनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा कितने गुना हो जाएगी? बताएंगे भैया क्या हो जाएगा, बताएंगे भैया क्या हो जाएगा? ऐप पर रिकॉर्डेड क्लास सेम ही पढ़ा है, रिकॉर्डेड क्लास देख लिया आपने? बहुत ही बढ़िया बेटा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हाँ भाई क्या होगा देखो, तो क्वेश्चन में बोला हमारे पास कि हमारे पास दहली आवृत्ति की 1.5 गुना आवृत्ति का प्रकाश, अच्छा मतलब जो दहली आवृत्ति थी उसकी 1.5 गुना आवृत्ति का प्रकाश, 1.5 गुना दहली आवृत्ति का प्रकाश जो है वह प्रकाश शुभ रही पदार्थ पर आपतित करवाता है, मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अच्छा, यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी कर दी जाए, अच्छा मतलब इस प्रकाश की आवृत्ति आधी कर दी जाए तथा उसकी तीव्रता दुगनी कर दी जाए तो विद्युत धारा कितनी होगी? तो विद्युत धारा कितनी होगी? अच्छा पहले तो ये बताओ, पिछली क्लासेस में आपको बात समझाई है कि अगर मैं तीव्रता दुगनी करूंगा तो क्या दुगना होगा? तीव्रता मतलब संख्या, तीव्रता मतलब क्या होता है? संख्या। तो अगर मैं तीव्रता दुगनी करूंगा तो संख्या दुगनी हो जाएगी, मतलब किसकी संख्या दुगनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या दुगनी हो जाएगी या फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या दुगनी हो जाएगी या विद्युत धारा जो है वो दुगनी हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए? दुगनी हो जानी चाहिए धारा भाई, ठीक है। अच्छा दूसरी बात इसने बोला है कि आवृत्ति, क्या आवृत्ति परिवर्तित करने से विद्युत धारा परिवर्तित होगी? क्या 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 आवृत्ति परिवर्तित करने से विद्युत धारा परिवर्तित होती है? नहीं सर, आवृत्ति परिवर्तित करने से विद्युत धारा परिवर्तित नहीं होती है। अच्छा लेकिन एक और गोलमाल है सर यहाँ पर। क्या गोलमाल है सर? हाँ आपने पढ़ा सर, आवृत्ति परिवर्तित करने से ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब निरोधी विभव बढ़ेगा, तो निरोधी विभव पे फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में बोला कि 1.5 गुना आवृत्ति थी, अब आवृत्ति आधी कर दी, तो अगर मेरा लॉजिक सही है, लेकिन अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो ये तो 0.75 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.75 हो जाएगी। मतलब कि ये जो आवृत्ति है वह आवृत्ति इलेक्ट्रॉन को बाहर ही नहीं निकाल पाएगी। अगर मान के चल मैंने 10 गुना दहली आवृत्ति 10 गुना आवृत्ति वाला फोटोन फेंक रहा हूं, ठीक है 10 गुना आवृत्ति वाला फोटोन फेंक रहा हूं और मैंने बोला इसकी आवृत्ति आधी कर दो, बिल्कुल सर आवृत्ति आधी कर दी, तो यहां पे निरोधी विभव आधा होगा, लेकिन विद्युत धारा पे या प्रकाश, ये जो हमारे पास प्रकाश विद्युत धारा है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये बात बिल्कुल सही, लेकिन क्वेश्चन में 1.5 गुना आवृत्ति उसका आधा करेंगे तो वो आधी जो है जो निकालना है उससे भी कम हो जाएगी, तो कोई विद्युत धारा नहीं आने वाली है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया सभी को? क्या ये लॉजिक समझ में आ गया है ना? देखो इसमें नहीं होगी, एक ऑप्शन है शून्य, एक ऑप्शन हो सकता है समान रहेगी, समान नहीं रहेगी शून्य हो जाएगी, समान नहीं रहेगी शून्य हो जाएगी। क्यों शून्य हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे आवृत्ति आधी कर दी, जितनी 1.5 गुना थी तो 1.5 का आधा हो जाएगा, 0.7 1 से कम हो गया, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये क्वेश्चन जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्डेड में देखा था ना, एक बार चलो सामने रिकॉर्डेड में देखा तो इसका आंसर हमने गलत किया था क्लास में, तो रिकॉर्डेड में रिकॉर्ड हो चुका है, वो जा चुका, तो मैं नहीं बदल सकता था उसका, लेकिन बाद में लाइव सेशन में उसने करेक्ट करवाया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, मैं फिर से बता देता हूं क्या बोला क्वेश्चन में कि आवृत्ति आधी कर दी, यहां पे आवृत्ति कितनी 1.5 का आधा 0.75 मतलब क्या हो गया? 0.75 मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0.75 मतलब क्या हो जाएगा? तो 0.75 हो गया, मतलब कि सर यहां पर देख मान के चलो, ऐसा मान के चलो कि अगर 100 हर्ट्ज का या कुछ आवृत्ति है, 100 एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं बस समझने के लिए, 100 हर्ट्ज का जो फोटोन है वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, ठीक है। अब मैंने पहले 150 हर्ट्ज का फोटोन फेंका, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा? बिल्कुल से निकाल पाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला कि इसकी आवृत्ति आधी कर दो, अच्छा सर 75 कर दी, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा? नहीं, आगे डबल करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सर 100 का बाहर निकाल पाएगा तो 75 वाला बाहर नहीं निकाल पाएगा, इसलिए शून्य हो जाएगा ये, ठीक है। चलो तो ये तो चीता स्टार क्वेश्चन था। चलो 3 4 जब आपतित विकिरण की ऊर्जा को 20% द्वारा बढ़ा दिया जाता है तब धातु सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तो धातु का कार्यफलन क्या होगा? ठीक है, नहीं तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे इसको समझने में, ये तो सब डिफिकल्ट है, कैसे आ गया बाबा? हाँ ये वाला एकदम से वाला सवाल, बड़ी बड़ी क्वेश्चन मिल जाएगी तो कुछ लोग बिल्कुल छूट जाएंगे। उदाहरण पहले सवाल करते एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं फिर डबल वाला करेंगे। पहले क्या क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन डाल देंगे, चिंता वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में बोला कि किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव क्या होगा? निरोधी विभव क्या होगा ये बता। हाँ निरोधी विभव क्या होगा? निरोधी विभव क्या होगा? तो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास कार्यफलन है, मतलब कि 1.8 कार्यफलन है, तो इतना न्यूनतम ऊर्जा का फोटोन फेंका जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अच्छा फिर अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.5 हो गई है, तो हमें पता है सर अधिकतम, आपने बताया अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी वो फोटोन की ऊर्जा जिसको हमने h/f लिखा था माइनस कार्यफलन होता है, तो हमसे निरोधी विभव पूछा। निरोधी विभव मतलब क्या होगा? एक तरीके से यह पूछा गया है कि वह अधिकतम विभव जो लगाया जाए जो एक इलेक्ट्रॉन को रोक दे, तो क्या बोला है क्वेश्चन में आगे कि सर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कार्यफलन था और इससे ऊर्जा डाली गई और अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, तो 0.5 इलेक्ट्रन वोल्ट हमारे पास सीधे सीधे अधिकतम गतिज ऊर्जा दी गई है। तो अच्छा हमसे क्या पूछा है? निरोधी विभव। तो निरोधी विभव किससे निकलता है? अधिकतम गतिज ऊर्जा से निकलता है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो विभव क्या होगा? 0.5। अरे अगर तुझे ऊर्जा दे दी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और विभव पूछा है तो विभव क्या होगा? सर विभव होगा ऊर्जा बटे में आवेश, ऊर्जा कितनी है? तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आवेश कितना? ई है, इसी कर दिया, यहां पर 0.5 वोल्ट आंसर आ गया, एकदम आसान सा सवाल, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, हाँ थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास 4000 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, यदि धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु का कार्यफलन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे सर? देखो आपको निकालना है अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये होगा ऊर्जा फोटोन की माइनस कार्यफलन। देखो तुम्हें क्या दिया? तुम्हें कार्यफलन दिया हुआ है, तो बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल, बहुत इस दुनिया में पूरे फिजिक्स में सबसे आसान न्यूमेरिकल है, उसी न्यूमेरिकल।
अब आपको ये निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, लेकिन ऊर्जा नहीं दी गई आपतित, उसकी तरंग दैर्घ्य दी है। तो क्या तरंग दैर्घ्य दी है तो ऊर्जा निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर ऊर्जा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 12400, क्यों? क्योंकि एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, बटे में 4000 नैनोमीटर, 0.00000 3.1 आ गया। अच्छा सर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी फलन है। हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएंगे ही आएंगे, और कितनी ऊर्जा से आएंगे? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आएंगे। अरे बोले मेरे लाला, क्लियर है मामला? एकदम आसान आसान, थोड़ा धीरे 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 बढ़ेंगे बाबा। अच्छा अच्छा, 11 सवाल बताओ। यदि एक धातु का कार्यफलन, ये तो आसान है, करके बताओ, धातु का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अंतत तरंग दैर्घ्य मतलब कि जैसे हमने निरोधी विभव निकाला था, तो निरोधी विभव की के संगत जो तरंग दैर्घ्य होगी, अंतत तरंग दैर्घ्य या निरोधी तरंग दैर्घ्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या होगा? डी होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकाला बच्चों ने। हमें बोला है कि यहाँ पर फिर से फॉर्मूला क्या है? ऊर्जा। देख आसान फॉर्मूला x बराबर होता है 12400 अपॉन में लैम्डा। अब हमें लैम्डा निकालना है, ऊर्जा दी गई है। सर ये ऊर्जा को कभी आप कार्यफलन को भी लिख देते हो, कार्यफलन की ऊर्जा ही है ना यार, ऊर्जा का फॉर्मूला x बराबर लैम्डा, और अगर इसमें कार्यफलन का मतलब 1 यूनिट का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर है तो उसके x बराबर लैम्डा क्वेश्चन दिया या नहीं दिया, कर लो सॉल्व। तो यहाँ पर हमें लैम्डा निकालना है 12400 अपॉन में 4.2, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सर वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व, कोई बात नहीं, डोंट नो टू डू दिस। 12400 अपॉन में 4 कर ले, कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली सर? ये 3100 एंगस्ट्रॉम। 3100 से थोड़ा सा देख तूने न्यूमरेटर को कम किया, आंसर ज्यादा आ गया, तो थोड़ा सा कम, फोर्थ आंसर होगा बी। 99.99% सही बताया। ओए सर डर गया मैं तो। अब चलो कोई नहीं, अब तो हमें कूदना ही पड़ेगा। चलो कूदने से पहले एक और सवाल कर लेते हैं। देखो अब इसके बाद में हम जिन सवाल के प्रकार में कूदेंगे वो सारे सवाल एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, फिर इसके अंदर हमें कूदना पड़ेगा, छलांग लगानी ही पड़ेगी। हाँ एक और सवाल को आंसर बता। अच्छा सवाल है, ग्राफ जिसका समझ में वो बात कर लेगा। क्वेश्चन में बोला ए तथा बी विभिन्न आवृत्तियां तथा विभिन्न तरंग दैर्घ्य की आपतित विकर्ण को प्रदर्शित करती है। ए समान आवृत्ति और विभिन्न तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं, और बी और सी विभिन्न तीव्रता है और विभिन्न आवृत्तियां है। बी और सी समान आवृत्ति और विभिन्न तीव्रता है। तो जल्दी से बताना है क्या होगा यहाँ पर। एआईपीएम के 2009 का सवाल है, नीड सर तो इसमें आएगा। ओके सर वेरी गुड इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ मतलब कुछ ग्राफ देखना है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखिए सर ये ए और बी में संतृप्त धारा अलग है लेकिन निरोधी विभव समान है, मतलब ए और बी की आवृत्ति समान है, आवृत्ति समान, पहली बात। दूसरी बात सर सी और बी के लिए धारा समान है, मतलब सी और बी की तीव्रता समान है। कितनी सी बात थी? तो अब बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ए और बी की समान आवृत्ति है, हाँ सर, और विभिन्न तीव्रता है, बिल्कुल सही बात। बी 99% बी बोलते हैं, मैंने बी कर लिया। बाकी क्या है क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में बोला वक्र ए और बी की विभिन्न आवृत्ति नहीं सर, ए और बी की समान आवृत्ति है। बी और सी विभिन्न आवृत्ति नहीं सर, बी और सी की विभिन्न तीव्रता नहीं सर, ए बी और सी की तीव्रता समान है। डी में बोला बी और सी समान आवृत्ति नहीं सर, बी और सी समान आवृत्ति नहीं, ए और बी समान आवृत्ति है। होमवर्क करो सर। चलो ओके हाँ अब हमें लगाने होंगे गोते ही गोते। अब देखो ये आगे एक क्वेश्चन बन जाना, एक टाइप का क्वेश्चन बना दूंगा मैं आपको, तो बाकी सारे अपने आप आपसे बन जाएंगे। 1 2 3 4 5। अच्छा ये 4 से कर लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एक ही मतलब आप ये मानो हर साल पिछले 20 साल में हर साल जो सवाल उसमें यही है। पिछले साल जो सवाल जो गलत था वो भी यही सवाल था, है ना? तो क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला है कि जब आपतित विकिरण की ऊर्जा को 20% बढ़ा दिया जाता है तब धातु की सतह से उत्सर्जित फोटॉन की गति 0.5 से 0.8 हो जाएगा। कार्यफलन क्या होगा? मतलब तीन चीजें, एक ऊर्जा, एक कार्यफलन और एक अधिकतम गति ऊर्जा। कार्यफलन कुछ भी कर लो सेम रहता है, कार्यफलन कुछ भी कर लो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि आपतित ऊर्जा 20% बढ़ा दी गई है। तो अगर मान के चलो पहले ऊर्जा ई थी तो अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या थी सर? अधिकतम गतिज ऊर्जा ये बोला ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा बोलिए ये थी से ये होगी। तो फार्मूला क्या सर? फार्मूला है अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी आपतित ऊर्जा माइनस कार्यफलन फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब हमें जितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे उनमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे। तो इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.5 थी, आपतित ऊर्जा को ई बोलते हैं माइनस कार्यफलन 5 होगा। ये केस नंबर 1 बन गया। अच्छा सर सेकंड केस में बोला है कि 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है, लेकिन अब इसके लिए आपतित विकिरण 20% बढ़ा दिया। अच्छा ई का 20%, ई का 20%, तो ई का 20% हो जाएगा ई इंटू 20 बटे में 100 हो जाएगा या 0.2 ई। तो बढ़कर कितना हो जाएगा? बढ़कर हो जाएगा 1.2, मतलब 0.2 बढ़ा तो टोटल हो गया ई प्लस 0.2 या 0.2 ई माइनस 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों माइनस कर लो, कहानी खत्म। कैसे आप ई भी निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो। कर पाओगे इस क्वेश्चन? यही पूछा है। 2 इक्वेशन बनाओ, आंसर लाओ, 2 इक्वेशन आंसर लाओ। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख दो ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ई माइनस कार्यफलन, तो क्या करते हैं हम इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है? तो 0.8 माइनस 0.5 करेंगे 0.3 आ जाएगा। अच्छा 1.2 माइनस ई करेगा तो 0.2 ई आ जाएगा, और ये हो जाएगा सर 5 माइनस प्लस कट गया तो ये तो सर 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? ये कटेगा तो 3/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई आ जाएगा। ई की वैल्यू होगी, ई की पूछी, ई की वैल्यू कितनी है? 3.2 या 1.5 बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल सर, लेकिन ई नहीं पूछा है सर मुझसे। टिक मत कर देना, ऑप्शन में है 1.5, ये टिक नहीं करना है सर। तो क्या टिक करना है हमें, क्या टिक करना है? तो अब हमें सर 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? ऊर्जा के लिए h into लैम्डा, h से बड़ा लैम्डा मैं लिखूंगा, h into u मैं लिखूंगा, लेकिन जो पूछा उसके हिसाब से करना बेटा। आवृत्ति के लिए बोलता तो h नहीं लिख देता, लैम्डा बोलता तो h से बड़ा लैम्डा लिख देता। लेकिन अभी उसके केवल ऊर्जा बोली तो e लिख दिया, उसमें क्या है? घबरा क्यों रहा है इतना सा? देख हां e की वैल्यू निकाली तो इक्वेशन नंबर 1 से निकालो, 0.5 बराबर होगा 1.5 माइनस 5। तो यहां से सॉल्व करोगे 5 की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। यही क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार के घुमा घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है? आगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब यही घुमा के दिया जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि हमारे पास प्रतिशत देख, पहले वाले में प्रतिशत परिवर्तन दिया था, अब दूसरे वाले में क्या बोला? दूसरे वाले में बोला ये 2015 में पूछा क्या कि किसी प्रकाश विद्युत पृष्ठ को लैम्डा और लैम्डा बटा 2 तरंग दैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाशों से प्रदर्शित किया जाता है। यदि उत्सर्जित विद्युत इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान दूसरी दशा में पहली दशा से 3 गुना है। सवाल ध्यान से पढ़ो, एकदम आसान सवाल है। तो उस पृष्ठ के पदार्थ का कार्यफलन क्या होगा? सेम कंडीशन देख, क्या बोला? आसान शब्दों में बताता हूं। इसमें बोला 20% बढ़ाने से 0.5 से 0.8 होगी, ठीक है? अच्छा इस क्वेश्चन बोला है कि अगर हमने लैम्डा का मान कम कर दिया, लैम्डा का मान कम किया ऊर्जा बढ़ गई, तो जब ऊर्जा दुगनी कर दी, मतलब देखिए लैम्डा आधा की ऊर्जा दुगनी हुई, तो वहां से जो बाहर आ रहा था इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 3 गुना होगी। तो कार्यफलन बताना है, मतलब वही इक्वेशन 2 बार फिर से लगानी है। कौन सी इक्वेशन सर? अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होती है ऊर्जा माइनस कार्यफलन, ठीक है?
तुम चाहो तो h बटा लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाओगे इसमें अब, क्योंकि ऊर्जा लैम्डा के बदले में दी है। तो अब क्या है, पहले वाली कंडीशन बोला कि अधिकतम गति ऊर्जा की E होगी, ऊर्जा हो जाए h बटा लैम्डा माइनस कार्यफलन, ये कंडीशन नंबर 1 बोली, क्योंकि लैम्डा हमें तरंग दिया गया है। दूसरी कंडीशन होगा कि 3 गुणा हो गई है गतिज ऊर्जा, 3 गुणा हो गई है गतिज ऊर्जा, 3 गुणा हो गई है गतिज ऊर्जा, बराबर होगी hc बटा लैम्डा, लैम्डा होगा लैम्डा बटा 2 माइनस कार्यफलन, ये दूसरी कंडीशन। बस इन दोनों से सॉल्व कर लो, इन दोनों से सॉल्व कर लो बस। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मैं इंटेलिजेंट आदमी, ऐसा कर सकते डायरेक्ट कि सर अच्छा ये लैम्डा आधा हुआ है, मतलब ऊर्जा यहाँ पे E होगी, यहाँ पे E हो जाएगी, डबल लिख देते हैं। चल अभी हम फाइंड करते हैं कैसे निकालेंगे, ये वही वाली बात है, इसी को 2 पढ़ के ऊपर चले जाते हैं, 2hc बटा लैम्डा माइनस 5 बराबर होगा 3 काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा ये वाली क्वेश्चन फिर से नीचे लिख दो ताकि हम सॉल्व कर पाएं। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा hc बटा लैम्डा माइनस कार्यफल, ठीक है, इसको नीचे रख दिया, क्या होगा यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा सर, ये यहाँ से कितना निकल गया, ये 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो hc बटा लैम्डा बचा। ओके सर, तो हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो खुद hc बटा 2 लैम्डा है। काइनेटिक एनर्जी गति हो जाएगी सर यहाँ से, या देखो तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हें बस इतना पता चल गया कि hc बटा लैम्डा की वैल्यू 2 काइनेटिक एनर्जी, hc बटा लैम्डा की वैल्यू 2 काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो तुम चाहो तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी वैल्यू ये इस भाग इसमें, तो पहली में रख लो, दूसरी में रख लो, इसमें रख लो, उसमें रख 5 निकाल लो, तो कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी hc बटे में 2 लैम्डा। ओके सर, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट में दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन को सॉल्व करना, उससे आंसर आएंगे। यही हर साल ही पूछा, इसको एक ही सवाल है, थोड़ा बहुत करते हैं तो 99% चांस यही सवाल आएगा। देखो तो ये hc बटा 2 लैम्डा, अच्छा सर काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितनी होगा h बटा लैम्डा। ओके सर, सो व्हाट वी डू, आई डू, यू डू, वी डू, वी पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 5 सर, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से अगले पेज लिखते जगह हमारे पास नहीं है, यही करना पड़ेगा, कुछ। हाँ तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी सर, यहाँ पर काइनेटिक जा चुके इस इक्वेशन से मैं कर रहा हूँ सॉल्व, तो मैं लिखूंगा सर यहाँ से hc बटे में 2 लैम्डा बराबर होगा hc बटे में लैम्डा माइनस कार्यफलन, इस इधर ले जाओ उधर ले जाओ, तो कार्यफलन हो जाएगा hc बटे में लैम्डा माइनस hc बटे में 2 लैम्डा, तो एक में से आधा गया, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, hc बटे में 2 लैम्डा बचेगा, hc बटे में 2 लैम्डा बचेगा। ऐसा बोर्ड में आया था, अच्छा बोर्ड हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं बस ये सवाल बताने आया हूँ, और ये वाले सवाल एक ही जैसे हैं। AI 2012 में क्या पूछा गया, देखो भैया सवाल व्हाट से सवाल, सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन, अब ऊर्जा डायरेक्ट दी है, फोटोन विकिरण है, एक के बाद एक किसी प्रकाश रही या संवेदी पृष्ठ पर प्रदर्शित किए जाते हैं। बोल दिया कार्यफलन 0.5 और भगवान से मिलोगे तो बोला है कि इनके द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चालन अनुपात बताइए, अधिकतम चालन मतलब अधिकतम चालन किससे सर, फार्मूला इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, व्हाट से यू वाई से सेम E - 5 होता है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, पता नहीं, चलो केस में जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दिया, आधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन में चले गया, तो काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट लिख दूंगा, हाफ mv² लिख सकता हूं इसे, क्यों, क्योंकि 4 पूछिए 4 हाफ mv² से क्लियर मामला। उड़ान में संडे टेस्ट नहीं है, ओनली आरएम बैच टेस्ट दिस संडे, एंजॉय। हाँ तो हाफ mv² बराबर होगा सर 1 - 0.5, कितना बचेगा सर, दिस विल बी सर 0.5 हाफ mv²। अच्छा v1 बोल देता हूं इसे, v1, अच्छा v2 कितना आ जाएगा, v2 कितना आ जाएगा, ये सर हाफ mv2 का स्क्वायर बराबर होगा 2.5 - 0.5, ये अगर हाफ mv2 का स्क्वायर बराबर होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, दिस इज 2 दिस इज 1, डिवाइड देम सॉल्व यू गेट आंसर। तो ये हो जाएगा सर 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या करेंगे सर, अनुपात पूछा तो v1 by v2 बचेगा, यहाँ से v1 का स्क्वायर by v2 का स्क्वायर बराबर होगा 0.5 बटे 2, 0.5 तो 1 by 2 बटे 2 तो 1/4 हो जाएगा, तो ये v1 by v2 का स्क्वायर, v1 by v2 कितना आएगा, v1 by v2 आ जाएगा, सेकंड आंसर। अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक करवाता हूं, संडे टेस्ट नहीं हो रहे हैं। चलिए आगे सवाल का जवाब सभी के पास। चल अगला सवाल 2011 सेम सवाल, क्या करेगा है ना। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखते जाते हैं, एक बार क्लियर है, 5 6 6 7 8, चल 2005। Why we do such type of questions sir, I don't understand। नील 2023 डिक्टो कॉपी पेस्ट सवाल, I will show you, you first do this सवाल पर जल्दी से बताओ। ए बी तथा सी के लिए कार्यफलन 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार जो धातु 4100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य विकिरण के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है वो कौन सी होगी। मतलब सर क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 4100 एंगस्ट्रॉम वाली या इतने लंबा वाली इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, इसकी ऊर्जा कितनी है, इसकी ऊर्जा यही इसका कार्यफलन होगा, तो 12400 में 4100, अरे सर दिस इज व्हाट वी सॉल्व। हां कितना आ जाएगा, लगभग सर 40 मान लो, तो 40 का 3.1 सर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो है वो बाहर आ पाएगी। अच्छा उसका कार्यफलन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कौन बाहर निकाल पाएगा सर, क्या 1 पॉइंट, तो यहां पर विकिरण, अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट ना, तो यहां पर बोला आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार धातु जो 4.14100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य विकिरण के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर पाएगा, एक्चुअली ये कार्यफलन नहीं है, हमने जो फोटोन फेंका उसकी ऊर्जा है, तो हमने जो फोटोन फेंका उसकी ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और कार्यफलन कितने दिए हुए, कार्यफलन ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, तो सर हमारे पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो इसमें इसके आगे इसके भी आगे इसके आगे नहीं है सर, तो ए और बी में से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम ऊर्जा दे रहे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको कितनी चाहिए 1.92, ओके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके शादी डन, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी हम लगाऊं यहाँ नहीं होगा काम। ओके क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। हां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब, देखिए अब इसमें लंबा ही लंबा दिया हुआ है, क्या बोला है कि किसी धातु के प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अधिकतम तरंग दैर्घ्य 200 नैनोमीटर है, 100 नैनोमीटर के विकिरण से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, क्या होगा। यार तुम लोग कुछ बच्चों ने, मेरे को समझ नहीं आता, अगर तूने इतनी अमीरी दिखा के 2-2 3-3 बैच ले डाले हैं, तो अगर किसी बैच में कुछ नहीं चल रहा है तो इस बैच से पढ़ ले यार,
है ना। ये कुछ बच्चे फिर बोल रहे सर उस बैच में वाली क्लास नहीं आ रही, जो पुराने बैचेस में 90% बैचेस में सिलेबस खत्म हो चुका है, इसलिए उनकी क्लासेस नहीं आ रही है। देखो यहां पर बोला है 200 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर, मतलब कि हमारे पास सर 200 नैनोमीटर की अधिकतम तरंग दैर्ध्य मतलब फाई की वैल्यू होगी वो hc बटा लैम्बडा सर या 12400 नैनोमीटर 1240 अपॉन में 200 ये कर दिया। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन है। आपने कितना दिया 100 नैनोमीटर दिया सर, हमने तो सर 100 नैनोमीटर दिया है, तो कैसे पता करेंगे 6.2 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, तो अब हमने जो ऊर्जा दी है वो होगी लैम्बडा नॉट लिखते थे, हमने तो 100 नैनोमीटर दिया सर 1240 अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कर दिया 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दिया है। तो अधिकतम ऊर्जा क्या देंगे, ऊर्जा जो आएगी सर वो हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा मतलब माइनस कार्यफलन 12.4 माइनस 3.1 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अच्छा एक मिनट यहां पर 6.2 आएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट करेक्शन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इसको सॉल्व करने कितना सर, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम ऊर्जा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया हमारा। हम 2-3 मिनट और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 चलो जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 नीट 2018 का सवाल। सवाल में क्या बोला, जब किसी धातु के पृष्ठ पर आवृत्ति 2 म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट दे आवृत्ति है कि प्रकाश को आपतित करते तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग या अधिकतम चाल बोला ना v1 है। जब बड़ा 12400 जब एंगस्ट्रॉम में हो तब करना है, 1240 नैनोमीटर में तब करना। देखो ऑब्वियसली बात है, छोटा लैम्बडा तो कितनी बार बताया गया यहां पर 1240 लैम्बडा नैनोमीटर में कब रखना होगा। देखो कैसे पता चलेगा नैनोमीटर हो रहा है यहां पर या 12400 एंगस्ट्रॉम में रखना होगा, कैसे पता चलेगा सर हमें। तो ऑब्वियसली बात है लैम्बडा छोटा मतलब ऊर्जा ज्यादा, क्या बोलो लैम्बडा छोटा मतलब ऊर्जा ज्यादा। जब यहां पे छोटा ये लैम्बडा छोटा है तो ऊर्जा ज्यादा होना चाहिए, 12400 आएगा। ये लैम्बा बड़ा है, नैनोमीटर बड़ा है एंगस्ट्रॉम से, कुछ भेजे में घुस रहा है यहां पर। ये नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम छोटा होता तो उसकी ऊर्जा ज्यादा, 12400 कर ले। नैनोमीटर छोटा, ये नैनोमीटर बड़ा है इससे 12400 ले, ऐसा याद रखें। एसपी स्टार दे यहां पर। हां नीट 2018 में क्या पूछा था, सवाल बोला यहां पर हमारे पास 2 म्यू नॉट आवृत्ति है और म्यू नॉट देरी आवृत्ति होता है, तो उस कंडीशन में अधिकतम वेग मतलब कि ऊर्जा सर वही कहानी हर बार वही जवानी E-5 होगा। अधिकतम ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम ऊर्जा हाफ mv1 का e² और यहां पर अच्छा अब मुझे कैसे पता चला कौन सा फार्मूला करना है, क्या मैं रट रहा हूं, क्या मैं 2018 से यही सवाल हर रहा हूं लेकिन ये बात मुझे समझ आ रही है। आवृत्ति दी है h * म्यू नॉट लिखना पड़ेगा -h, f लिखो म्यू लिखो बात बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 124 यस 124 में है हाफ mv1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है 2 में से एक गया, एक बचा h म्यू नॉट। ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन में पहली बात। दूसरी बात, जब आपतित आवृत्ति 5 म्यू नॉट कर दी जाती है तो क्या होगा, हाफ mv2 का स्क्वायर बराबर होगा e कितना है 5 म्यू नॉट कर दिया तो h * 5 म्यू नॉट माइनस कार्यफलन कभी भी उतना ही होगा, क्यों कार्यफलन थोड़ी ना हो सकता है। तो कितना आ जाएगा यहां पर हो जाएगा हाफ mv2 का स्क्वायर बराबर होगा 5 में से गया एक बचा 4 बचा। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बोथ इक्वेशन v1 बटा v2 का स्क्वायर कमिंग तो दिस होइंग 1/4। ये तो हम याद करके आएंगे, यहां से v1/v2 कितना है, तो v1/v2 हो जाएगा 1/2 अंसारी बेटा। हो सकता है कि फिजिक्स का सिलेबस एक बचा हो, केमिस्ट्री का बचा हो, बायो की सिलेबस खत्म हो गई होगी। चलो हां क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 देखिए नीट 2017 में, नीट 2016 एक बार नीट 2016 कर लिया पहले है ना, तो थोड़ा सा चलो 13 वाली कर लेते हैं। नीट 2017 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है चांदी, अच्छा हमें बोला चांदी का दहली आवृत्ति 3250 × 10⁻10 लैम्बडा ऐसा 10⁻10 मीटर है, मतलब एक तरीके से एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। अरे मुकेश भैया एसपी स्टार से ही कर रहे हैं, सब कुछ इक्वेशन लगानी और 2 बार सॉल्व करना है ना। एक एसपी स्टार था जो तुम छोड़ा है तो 5वीं 6वीं से आ गया था। चलो जब दो इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी, अब बोला 256 10 लैम्बडा, मतलब ये एक और लैम्बा दिया गया 10⁻10 मीटर तरंग दैर्ध्य की पराबैंगनी प्रकाश द्वारा चांदी पृष्ठ से निष्कर्षित इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा। आसान सवाल है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, देखो अब उसने तुम्हें h की वैल्यू दी गई है, c की वैल्यू दी गई है, उसने h की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। तो आप चाहो तो पूरा सॉल्व करो, ये आपको पता है क्या कि सर अगर मेरे को लैम्बडा दिया तो मैं सीधे क्या निकाल सकता हूं, ऊर्जा निकाल सकता हूं। मेरे पास है 12400 अपन में लैम्बडा वाला फार्मूला, क्यों ये और ये मल्टीप्लाई करेगा तो यही तो बनेगा जो हमारे पास फार्मूला था, ठीक है। तो एक तरीके वही बात है। चल बताओ आगे करेंगे क्या होगा। तो यहां पर ओके हमें पहले बोला कि दहली तरंग दीजिए, तो फाई निकल जाएगा हमारा 124। अब तो ये मत पूछ लेना ना कि सर आप यहां पर लैम्बडा या फाई निकालो तो फाई के लिए ये वाला यूज करो ना। जब से आऊं 1 घंटे से वाला जब रहा हूं यहां पर क्या होगा, इसको काटोगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा जो 1240 अपॉन में 325, ठीक है। चलिए आगे क्या होगा, आगे दूसरे वाले में हमें अब ऊर्जा निकालनी है, तो हमने कितने का देखा 12400 अपॉन में 2536। अच्छा 10 के बाद -10 का करो एंगस्ट्रॉम में चलेगा, इसको सॉल्व करके ऊर्जा आ जाएगी। फिर हम माइनस करोगे तो अधिकतम गति हो जाएगी। तो अधिकतम गति ऊर्जा का फार्मूला होता है E-5, E ऊपर 5 पर निकालो फिर गति हो जाती है हाफ mv²। फिर वहां से सॉल्व करके आप v का मान निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा सवाल नीट में आ जाए तो आप उसे सॉल्व नहीं करके आओगे, क्यों सर, देखो चक्कर ये है कि अगर आप ऐसे सवाल नीट की परीक्षा में सॉल्व करने बैठे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय बच गया कभी गलती से जिंदगी में तो ही करके आना, वरना अगर आप ऐसे सवाल नीट की परीक्षा में करके आओगे तो आप बाकी और कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू निकालोगे, फाई की वैल्यू निकालोगे तो यहां से कोई कैलकुलेशन कैसे करोगे, ऐसे घबरा जाओगे। ये क्वेश्चन और कैलकुलेशन और करना, फिर को माइनस करना है और उसके बाद में वी की वैल्यू निकालनी है। और ऑप्शन देखो तो और खतरनाक 0.6 10 का माइनस है 6 × 10⁻5 ऑलमोस्ट करीब ऑप्शन है सर। ये भी 6 × 10⁻3 है 0.10⁻6 है, तो ऑप्शन भी कोई तो बहुत दूर नहीं दिया है तुम्हें। तो अगर इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो बेस्ट है आप उसे बोले थैंक यू आप आए हमारी जिंदगी में, लेकिन हमें ये पसंद नहीं आया आप हमारी जिंदगी में आए, ठीक है। तुक्का मत मार देना, तुक्का नहीं मारना है ना, छोड़ दो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ तो यही बात अभी मैं कर रहा हूं, मैंने बता दिया तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन
आप इसे ना ही सॉल्व करो तो बेहतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 14। सर धक हो रहा है मेरे को, नीट 2016 आ चुका है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। नीट 2016 थोड़ा आसान था, नीट 2017 में डिफिकल्ट सवाल था, सबसे अजीब सवाल और बेंडा सवाल। बेंडा तुम समझते क्या होता है ना, जिसकी ना तो सकल अच्छी ना तो सूरत अच्छी ना तो जो बोल ढंग का सकता है, वो बेंडा आदमी कहलाता है। तो ये वैसा ही था, है ना, ये सवाल जो है ये ना तो सकल अच्छी ना सूरत अच्छी ना तो आंसर अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मैं जानबूझ के वाला क्वेश्चन लाया था ताकि आपको ये बता पाऊं कि ऐसा भी हो सकता है नीट के एग्जाम में, तो ऐसा होता है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, जब किसी धात्विक पृष्ठ को लैम्बडा की विकिरण से प्रदर्शित किया जाता है तो निरोधी विभव v होता है, निरोधी विभव दिया हुआ है। यदि किसी पृष्ठ को तरंग दैर्घ्य 2 लैम्बडा की विकिरण से प्रदर्शित किया जाता है तो निरोधी विभव लैम्बडा v बटा 4 होता है। ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से, लैम्बडा घटा नहीं, लैम्बडा बड़ा, हाँ तो लैम्बडा बड़ा मतलब ऊर्जा घटी, तो ऊर्जा घटी तो निरोधी विभव भी घट गया, निरोधी विभव भी घट गया। ठीक है, तो क्या होगा, इस धात्विक पृष्ठ की डेली तरंग दैर्घ्य क्या होगी। अगर मैं ये नहीं कर आया तो अच्छा, अगर किसी को लगता है कि यार ये मास्टर तो बहुत ही बुरा आदमी है यार, ये हमको बुरा सवाल छोड़कर आ जाओ नीट के पेपर में, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये वाला सवाल अगर एसपी सर बता देते तो मेरे 720 में से 720 नंबर आ जाते, और सर ने अलग सवाल छुड़वा दिया इसलिए मेरे 716 नंबर आएंगे सर, और 716 नंबर से मतलब आपको पता है मैं AIR 1 लेकर आने वाला था, अब मेरी AIR 9 10 12 हो सकती है। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो सॉल्व करके हमें आंसर बता दे, क्योंकि जो 720 में 720 लाएगा उसको ले, तो आसान कैलकुलेशन है ना, तो कर ले बेटा तू। देख तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि उसके 4 नंबर मैं ला दूंगा, ना ना ना, वो भी तुझे ही ला के देना पड़ेगा। अब सॉल्व कर ले, देख यहां पर, लेकिन उसके लिए बात जरूरी है 715 पहले लाकर बताओ, 4 टेस्ट लगातार 715, है ना, तो वाला क्वेश्चन हो जाएगा 720 में 720 आ जाएंगे मिनट में। मुझे 720 लाना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, अब यदि बार चुनाव होंगे तो मैं चुनाव में खड़ा मोदी जी के सामने, है ना, पहले मुख्यमंत्री बनने का ट्राई करूंगा, नहीं बना तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है। ठीक है, तो तेरे 720 लाना है तुझे से। चलो हमें क्वेश्चन बोला है कि जब किसी धात्विक पृष्ठ को लैम्बडा की विकिरण से, ये वाला सवाल में क्या करना होगा, तो हमें पता है सर ऊर्जा बराबर होती है, ऊर्जा बराबर होती है या काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ऊर्जा माइनस कार्यफल। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये ई गतिज ऊर्जा जो है वो क्या निरोधी विभव दिया, तो निरोधी विभव के संबंध में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई इंटू वी, निरोधी विभव बराबर होगा तरंग दैर्घ्य लैम्बडा, तो ये होगा hc बटा लैम्बडा माइनस कार्यफल। क्या बनी इक्वेशन नंबर 1, क्या समझ में आ गया। हमें देहली तरंग दैर्घ्य निकालनी है, मतलब मुझे पहले कार्यफलन निकालना पड़ेगा, फिर से देहली तरंग दैर्घ्य निकलेगी। चल अगला क्या होगा, अगला अब बोला है कि यहां पर अगर लैम्बडा डबल हो गया तो निरोधी विभव 1 बटा 4 होगा, तो v बटे में v बटा 4 हो गया, जब हमारे पास hc बटे में 2 लैम्बडा हो गया माइनस कार्यफलन ये नंबर 2 हो गया, तो कार्यफलन कितना आएगा ये निकालो सबसे इससे, तो क्या होगा है ना, यहां पर हम इन दोनों एक बार माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास देखो सेम कंडीशन माइनस करो 5 हो जाएगी, मतलब e और h की वैल्यू के पदों को संबंध बनेगा, उससे 5 निकालेंगे, तो पहले एक बार माइनस कर लेते हैं, टन ये सर क्या h बटा लैम्बडा h बटा लैम्बडा बटा hc बटा 2 लैम्बडा, तो आधा हो जाएगा hc बटा 2 लैम्बडा बच जाएगा। आई बात समझ में, ये हो गया h बटा, ये है h बटा लैम्बडा h बटा बाय 2 लैम्बा, तो माइनस करना 2 लैम्बा बचेगा, ये ev है ev बटा 4, तो 3 ev बटा 4 बचेगा, सॉल्व कर यार एक बार, ये 1 में से 1 चौथाई बचा 3 चौथाई बचा, यहां से कट गया तो यहां से 3 बटा 2 ev बराबर आ गया hc बटा लैम्बा आ गया सर। ओके, ये एक संबंध बना, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो 5 चाहिए सर। अब 5 जो है सर लैम्बडा के बदले में चाहिए, 5 किसके बदले में चाहिए, लैम्बडा के बदले में चाहिए, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ev की जो वैल्यू आ जाएगी सर वो 2/3 hc बटा लैम्बडा, ये उठा यहां कर दो, आगे बढ़ जाओ, कहां खत्म, पैसा सॉल्व कर लो, आ जाएगा, कर लिया सॉल्व। आई बात समझ में, ये हो जाएगा hc बटा, ये है hc बटा लैम्बडा, hc बटा बाय 2 लैम्बडा, तो माइनस करेंगे hc बटा 2 लैम्बडा बचेगा, ये ev है ev बटा 4, तो 3 ev बटा 4 बचेगा, सॉल्व कर यार एक बार, ये 1 में से 1 चौथाई बचा 3 चौथाई बचा, यहां से कट गया तो यहां से 3 बटा 2 ev बराबर आ गया hc बटा लैम्बडा आ गया सर। ओके, ये एक संबंध बना, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो 5 चाहिए सर। अब 5 जो है सर लैम्बडा के बदले में चाहिए, 5 किसके बदले में चाहिए, लैम्बडा के बदले में चाहिए, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ev की जो वैल्यू आ जाएगी सर वो 2/3 hc बटा लैम्बडा, ये उठा यहां कर दो, आगे बढ़ जाओ, कहां खत्म, पैसा सॉल्व कर लो, आ जाएगा, कर लिया सॉल्व। आ रहा है, हाँ यही आ गया 99%। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन में कर दिया, फर्स्ट में ev बराबर होगा सर hc बटे में लैम्बडा माइनस 5, तो यहां क्या हो जाएगा, ev की जगह लिखेंगे 3/2, ev की जगह हम 2/3 hc बटे में लैम्डा, ये हो जाएगा hc बटे में लैम्डा माइनस 5, इसको इधर तो 5 की वैल्यू आ जाएगी hc बटे में 3 लैम्डा। कैसे आता है सर, तो नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, ये एक में से 2 दिया गया, एक नहीं बचा सर, आंसर तो आया नहीं, उसने लैम्डा पूछा हुआ है, लैम्डा नॉट पूछा हुआ है, तो इसके 5 भी क्या है, 5 भी hc बटा लैम्डा ही होता है। ओह ये दीवारें भी वही बोल रही है सर, बस करो, एक बार कितनी बार बोलोगे, 5 hc बटा लैम्डा ही होता है, तो लैम्डा नॉट लिख दिया हमने से, hc से hc कट गया, 3 लैम्डा आंसर आ गया, 3 लैम्डा बचेगा, ट्रांसफर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े, चलो भैया कहानी खत्म हो गई। अच्छा इसके अलावा जो नीट 2023 का सवाल आ गया वो एक बार मैं आपको बता देता हूं फिर से, ताकि ये ना लगे कि नीट 2023 अरे यार मैं अभी 20 वाली क्लास नहीं लूंगा, आई डोंट लाइक दिस क्लास, फिर इसमें क्लास शुरू करने का प्रेशर, क्लास खत्म करने का प्रेशर, बहुत प्रेशर है सर जिंदगी में, इतना प्रेशर नहीं होगा। तो अब 10 मिनट बच गए, 10 मिनट में क्या कर लेंगे, 10 मिनट टॉपिक खत्म हो जाएगा, चलो जल्दी जल्दी कर लेंगे, फिर से क्वेश्चन बच जाएंगे, बहुत समस्या है जिंदगी में, अब फिर कल तो नया चैप्टर पढ़ना है हमें। चलो एक बार पहले ये खत्म करें, अच्छा वीएफ के बाद न्यूक्लियर डल गया है पीडीएफ में, पहले डलना चाहिए था एटम, फिर डलना चाहिए था न्यूक्लियर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप संपूर्ण फिजिक्स सॉल्व करोगे तो उसमें देख लेना रेडियो एक्टिविटी का सवाल दिया है वो नहीं करने हैं, और फोटो ये मॉडल फिजिक्स के नाम से जो चैप्टर दिया गया है ना, अच्छा कोई बच्चा हो सकता है जो मुझसे पूछे कि सर हमारे फिजिक्स के मॉड्यूल में तो
दिया ही नहीं है ना, हमें तो दिया ही नहीं है कुछ भी, ये वाला चैप्टर मिल ही नहीं रहा है। तो मॉड्यूल में चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, उसके अंदर एटम और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो हमने पढ़ा वो दोनों ही है, दोनों ही है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अभी जो प्रीवियस सवाल है वो मैं एक बार आपको करवा देता हूँ, सारे के सारे सारे हो गए। मेरे पास आपको जो लेटेस्ट सवाल है 2023 वाले वो एक दिखा देता हूँ, ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ हाँ पढ़ा तो पूरा आदमी ने, हम ही मेहनत कम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप भी पूरी मेहनत करो। देख लो कितने प्रीवियस, इसके इतने सारे प्रीवियस सवाल है, इसमें प्रीवियस सवाल कर लोगे ना तो उसमें लगेगा देखो नीट 2023 का सवाल एग्जैक्ट वैसा सवाल है, हमने क्यों किया था। यहाँ पे बस 3 धातु दिए हुए और ये उससे आसान है, उसमें लैम्बडा दिया हुआ था, फिर हमको बताना है कि ए और बी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा है ना। इसमें आसान सी बात बोली, सीजियम पोटेशियम और सोडियम 3 धातु दिए, कार्यफलन दिया है और बड़ा आपत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या प्रकाश उत्सर्जित कौन, यहाँ पर कौन से प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सीजियम 2.14 दिया हुआ है और यहाँ पे 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश है। तो कौन सा धातु जो होगा उससे प्रकाश निकल पाएगा। सर क्या सीजियम से निकल पाएगा, आसान सवाल, सीजियम सही जवाब होगा। अच्छा 2022 में लास्ट में एक सवाल नहीं गलत दिया, मॉड्यूल में डाला हुआ सवाल, एक बार सवाल पढ़ो और देखो क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्यों गलत है पहले ये हमें समझना होगा। ये वाला जो सवाल है एक्चुअली नीट 2016 का जो सवाल था उसी की कॉपी करना चाह रहे थे। क्या करना चाहते थे नीट 2016 में हमने सवाल किया कि सर लैम्बडा को अगर हमने डबल कर दिया तो निरोधी 1/4 हो गया। एक्जेक्ट यही सवाल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भूल गए कि ये आवृत्ति के ऊपर सवाल बना रहे हैं। ठीक है, सवाल में बोला है कि जब किसी प्रकाश विद्युत धातु पर v से v बटा b और b बटा 2 आवृत्ति वाले एक एकल वर्णीय प्रकाश आपतित होते हैं तो इनका निरोधी विभव vs और vs बटा 2 और vs हो जाता है। तो धातु की ढेरी आवृत्ति क्या होगी। क्वेश्चन सॉल्व करोगे आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, फिजिक्स के अनुसार गलत बात है। कैसे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि जब आवृत्ति को आधा कर दिया, आवृत्ति को आधा कर दिया मतलब ऊर्जा आधी हो गई है। ऊर्जा आधी हो गई मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे उनकी ऊर्जा भी कम हो जानी चाहिए, तो उनका निरोधी विभव भी कम हो जाना चाहिए। अब सवाल देखो, सवाल बोला आवृत्ति दुगनी कर दी और निरोधी विभव डबल हो गया, इम्पॉसिबल केस है। तो यहाँ आवृत्ति ज्यादा निरोधी विभव कम, यहाँ आवृत्ति कम निरोधी विभव बढ़ गया। ये कौन सा जादू है, ये कौन सा जादू है, ये कौन सा जादू है। तो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, नीट 2022 में सबको बोनस नंबर मिले थे। बेटा संपूर्ण फिजिक्स टेलीग्राम से ऐप के अंदर भी है, टेलीग्राम पर भी है। अब लास्ट जरिया ये बचता है तुम्हारे घर का एड्रेस बता दो तो मैं खुद एक पेन ड्राइव लेकर आ जाता हूँ, तुम्हारे लैपटॉप में कॉपी कर देंगे, या तुम बोलो तो तुम्हारे घर का एड्रेस बता दो तो मैं खुद अपना मोबाइल लेकर आ जाऊंगा, उससे मैं शेयर वगैरह की ऐप होती है उससे मैं दे दूंगा। या तीसरा ऑप्शन है आप अपने घर का एड्रेस बताइए, हम खुद प्रिंट आउट लेकर आपके घर चलकर आ जाएंगे। मैं कहाँ मिलेगी क्या जमाना बीत गया इस चीज को सुनते सुनते, हाँ मेरे बाल मेरे कान सब पक गए सुनते सुनते। चलो ठीक है, मामला सेट है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो ये बहुत सारे सवाल हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक लास्ट बात बचती है कि ये एक्चुअल में हम जो पढ़ते हैं इसका यूज क्या होता है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्यों होगा, जब बोलो क्वेश्चन गलत इसका आंसर क्या होगा, कौन है ये मूर्ख। देखो अब इसका यूज क्या होता है, प्रकाश सेल है ना, आंसर दिया हुआ उसका 3/2 दिया हुआ लेकिन वो गलत है। प्रकाश सेल या फोटो सेल, ठीक है, ये बेसिक सा थ्योरी दी हुई एनसीईआरटी में, एक बार बता देता हूं, आप लोग चाहते हैं एनसीईआरटी से रीड कर लेना। क्या है क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर यह क्वेश्चन थ्योरी में जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि यहाँ पर हमारे पास एक प्लेट है और यहाँ पर बैटरी लगी है और यहाँ पर एक्चुअल में जो हमारे पास फोटो सेल होते हैं वो काम कैसे करते हैं ना। इसका वैसे मेन यूज वैसे यूज नहीं करते, ये सब जो डायोड वगैरह अर्धचालक पढ़ेंगे उसके यूज होते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात तो हम अर्धचालक वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसका बेसिक जरूर बता देता हूँ। ये मतलब जो फोटो सेल सोलर प्लेट जो होती है जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो कार्य करता है उसका बेसिक बता रहा हूं। तो क्या होता है एक्जेक्ट वैसा सिस्टम में जो हम बनाए थे, तो अगर हमारे पास ये एक कैथोड है इसके ऊपर प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर कुंजी बंद कर दी जाएगी तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। अब बेसिकली होना ये चाहिए कि हमारे पास ये सेल जो है, ये जो सेल कैसा दिया, ये सेल का पॉजिटिव लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे मतलब इसमें से धारा निकल कर जाएगी, इसमें से धारा निकल कर जाएगी। ठीक है, अच्छा सर, लेकिन अब ये जो बनाया इसका यूज क्या है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो सेटअप इसका यूज किया जाता है, अगर इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो हमारे मोबाइल वगैरह में, वैसे ये नहीं यूज करते, इसके अंदर अच्छा सेमीकंडक्टर का काम होता है, लेकिन ये एक्चुअली उसका यूज क्या होता अगर ये बना होता, या जो सेमीकंडक्टर में फोटो सेल होता है उसका यूज क्या होता है। तो बेसिकली ये अगर यहाँ पर बैटरी लगा दी जाती है, पावर हम देते हैं, तो ये क्यों लगाए जाते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि हम कहीं पर सेंस कर पाए कि वहां लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे आपने कैमरे में वगैरह में देखा उसमें ऑटो एडजस्ट का मोड होता है, मतलब ये कैमरे को कैसे पता चल जाता है कि दिन में फोटो खींच रहे हैं, रात में फोटो खींच रहे हैं। अगर कैमरा नाइट विजन कैमरा लगे रात में बहुत अच्छी फोटो आती है, तो इसको कैसे पता चला कि रात हो रही है, इसको कैसे पता चला कि दिन हो रहा है, या इसको कैसे पता चल रहा है कि शाम हो रही है, लाइट कम आ रही है, लाइट ज्यादा आ रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इनके अंदर जैसे फोटो सेल नामक चीज लगी होती है, तो इसके ये फोटो सेल क्या होता है कि जैसे कैमरे में से लाइट अंदर जाती है, तो कैमरे में से लाइट अंदर जाती है तो वो सेंस करता है कि इसके ऊपर कितनी जितनी ज्यादा लाइट गिरेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना ज्यादा करंट प्रवाहित होगा यहाँ पर। तो अगर ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है मतलब लाइट ज्यादा आ रही है, उसको पता चलेगा हाँ दिन है, 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 दिन है। कम लाइट आ रही है मतलब उसको पता चलेगा हाँ, मोबाइल में बैटरी तो है ना, तो मोबाइल की बैटरी करंट दे देती है तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ काम होते हैं इसके, लेकिन वो हम आगे चलकर सब कुछ जब हम क्या पढ़ेंगे अर्धचालक उसमें ये चीजें मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज वो है, डायोड होता है सब कुछ। ओके, अब लास्ट बात पढ़नी है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली की परिकल्पना। लेकिन इसको पढ़ने में आधा घंटा लगता है ना, आधा घंटा या 40 मिनट के करीब लगते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में भी और इसके क्वेश्चन करने में भी, है ना। तो एक छोटी सी बात ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। क्या सभी यहीं पर ही है, क्या सभी यहीं पर ही है, हाँ बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। कल 1 बजे, कितनी बजे आपकी बायो क्लास कितनी बजे होती है, 2 बजे, कल 1 बजे मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ाऊंगा और इसके सवाल करवाऊंगा। ठीक है, पूरे 1 घंटे की भी नहीं होगी, 30-40 मिनट की क्लास होगी, केवल डी ब्रॉगली पढ़ाऊंगा और उसके केवल सवाल करवाऊंगा। कितनी बजे, कितनी बजे, 1 बजे, 1 बजे, फिर 2 बजे से बायो क्लास होगी, फिर 4 बजे फिर से मेरी क्लास होगी। तो सर 4 बजे आप क्या करवाओगे, 4 बजे मैं परमाणु चैप्टर पढ़ाऊंगा, 4 बजे हम परमाणु चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, हाँ आपकी किसी भी बैच की क्लास हो, आई डोंट नो, कल 1 बजे मैं ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल फ्राइडे है, ठीक है, कल सर को बोल देना कि कल क्लास में सर संडे को क्लास ले, या फिर मैं भी एक बार सर को बोल देता हूं ए स्टार बैच के लिए। और कल मैं
कल मैं 4 बजे परमाणु पढ़ूंगा। परमाणु में 2 ही दिन लगेंगे हमें, फिर उसके बाद में हम नाभिक पढ़ेंगे। ठीक है, 11:40 से लो। ये कौन सा आफत भरा समय है? 12:40। अबे नहीं जरूरत 12 बजे से लेने की, तुम्हें अलग शौक चढ़ा रहता है ना। इतना शौक मत करो, क्योंकि देखो मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें पढ़ाई जा रहा हूं रात को 10 बजे तक क्लास चल रही है, 12 बजे तक पढ़ाऊं, 11 बजे तक। भाई मैं ही पढ़ाता रहूंगा, तू कब पढ़ेगा? मैं 1 घंटा भी इसलिए मांग रहा हूं तुमसे, क्योंकि अगर मैं 1 घंटा ज्यादा पढ़ा दूंगा तो उसमें 1 घंटा मेरा 40-30 मिनट लगेंगे। भाई यार टॉपिक से क्वेश्चन में करवा दूं तुम्हें, ठीक है, ताकि क्या होगा कि कल जो 4 बजे क्लास करना उसमें करूंगा तो क्लास खत्म करके वेस्ट हो जाएगी। जो जिस चीज में 40 मिनट लगेंगे उसमें 1.5 घंटा लगा देंगे हम। ठीक है, हाँ, तो कल 1 बजे 13 बजे, बिल्कुल सही बात, 13 बजे हम लोग क्लास लेंगे। चलो, अरे 1 से 3 ले लो, फिर 3 नहीं यार, वो ना बहुत सेटिंग गड़बड़ हो जाती है ना। फिर बार सबकी सेटिंग बनानी पड़ती है, फिर पास को बोलना पड़ेगा, फिर जो हमारे क्लास शेड्यूल करते हैं उनको बोलना पड़ेगा, फिर उनको समझाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो वो बहुत लफड़े होते हैं। मैं बस ये बात बोलूंगा, 1 बजे कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, 40 मिनट 1 घंटे की, खत्म बात। 12 बजे से ले लो, 12 बजे से। अच्छा, एक और ऑप्शन है, लेकिन दैट इज बैड, चलो रहने दो इतना। वरना एक और ऑप्शन है 11 बजे से पढ़ा दूंगा तुम्हें, तो 11 से 2 पढ़ा दूंगा, खत्म बात है। मैं कल 12 से 11 बजे, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ा दूंगा, और फिर उसके बाद में शाम की क्लास भी नहीं होगी तुम्हारी। लेकिन फिर उसमें वही कुछ बच्चे रोएंगे कि सामने तो 4 बजे क्लास का पता है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हाँ, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया, बहुत बढ़िया, अब आ रहा है क्लास में। हाँ, तो सुनो, कल एसपी सर की एक्स्ट्रा क्लास है 1 से 2, ठीक है, फिर उसके बाद में 4 बजे परमाणु चैप्टर होगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। किसी को और कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं, 11 बजे से कुछ नहीं सही रहेगा, 1 से 2 करो, 4 से 5:30 करो, दैट्स इट। और ये रात की बात है, भूलना मत तुम, बस बताओ ना बताओ किसी को, लेकिन भूलना मत। हाँ, टेस्ट की बात भी मैं कर लेता हूं। चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।